हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं लेके आई हूँ साइंस 2 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसका जो है ये लेक्चर 3 है। ओके, इसके पहले 2 पार्ट जो है हमने ले लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन को क्लिक करना भी मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस के जो है मिल जाएंगे। ओके, तो हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हमने पहले 2 पार्ट में क्या क्या देखा था। हमने पहले 2 पार्ट में जो है इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में पढ़ा। देन हमने जो है रिलेशंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में जो है पढ़ा। देन हमने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, और जो है पोल्यूशन किस तरह से होता है उसके बारे में हमने जाना। देन जो है हमने नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है उसके बारे में भी जो है पढ़ा। तो अब जो है हम ले रहे हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है जो अर्थ पे हुआ, उसी वक्त से जो है हमारा जो है एनवायरनमेंट के साथ में जो है इंटर रिलेशनशिप हुआ। ठीक है, ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। जो अर्थ का जब निर्माण हुआ उसके बहुत सालों बाद जो है ह्यूमन आया। ओके, ऑन द अर्थ ह्यूमन बीइंग प्रूव इट्स superiority as compared to other animal with the help of characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. और जब अर्थ पे ह्यूमन का जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उस टाइम से जो है ह्यूमन ने अपने आप को जो है प्रूव किया। मतलब हर एक बाकी सभी एनिमल्स से जो है उसने अपने आप को सुपीरियर जो है प्रूव किया। तो ये सुपीरियरिटी कैसे आई उसमें? विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक इंटेलिजेंस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। देन उसकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा शार्प थी। उसकी इमेजिनरी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो इसीलिए जो है वो सुपीरियर जो है हो गया। देन ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर, और इतना ज़्यादा सुपीरियर हो गया कि वो जो है नेचर को ही जो है डोमिनेट करने लगा। सो ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। तो ह्यूमन ने जो है नेचर को पूरा पढ़ लिया, उसमें क्या क्या रिसोर्सेस है उसके बारे में स्टडी कर ली ह्यूमन ने, और उसके बाद जो है ह्यूमन ने जितना रिसोर्सेस का यूज़ कर सकता है उससे ज़्यादा जो है उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ, ह्यूमन केप्ट ऑन स्नैचिंग from the nature as much as possible, and this leads to increase in problem। और जैसे ही ह्यूमंस ने जो है जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा जो है नेचर से जो है रिसोर्सेस को जो है वो लेने लगा, तो इसका असर क्या हुआ कि इंक्रीजिंग इन प्रॉब्लम्स, वो जो है प्रॉब्लम में आ गया। सो फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन had crucial role in maintaining the environmental balance। और ये सभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ह्यूमन बींग्स ही जो है एनवायरनमेंट को जो है प्रॉब्लम में ला रहा है, लेकिन और उसका उपाय भी जो है ह्यूमन बींग के पास में है। तो उसको मेंटेन करना है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करना है, तो सबसे ज़्यादा रोल किसका है इसमें? ह्यूमन बींग्स का ही है।
Okay, if human has disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. तो ह्यूमन बीन ही जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं एनवायरमेंटल बैलेंस को, और ह्यूमन बीन ही को जो है उसका असर होने वाला है। तो इसीलिए उसे ही जो है जो बायोडाइवर्सिटी है या एनवायरमेंटल बैलेंस है उसको कंजर्व करना है, बचाना है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नेचर, और जो हमारी नेचर की क्वालिटी है उसे जो है इम्प्रूव करना है। मेनी टाइम्स जनरल पब्लिक इज अननोन दैट इट्स एक्टिविटी आज हार्मफुल टू एनवायरमेंट एंड देयर बाय अननोइंगली मेनी एक्टिविटीज हैपन। बहुत मतलब बहुत बार क्या होता है कि जनरल पब्लिक जो है वो अननोन होती है, एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है उसके बारे में अननोन होता है, और वो क्या करता है एनवायरनमेंट को हार्म करता है, एंड देयर बाय अननोइंगली मेनी एक्टिविटीज हैपन। और इस तरह से जो है वो अननोइंगली मतलब उसे पता ही नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है, ऐसे एक्टिविटीज जो है वो करते रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट यू सी देयर, डू यू नो लॉज इनैक्टेड अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लॉज जो है बनाए गए एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, तो उसके बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फर्स्ट लॉ क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये एक्ट बनाया गया 1980 में। ओके, तो एंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पजेज बाय दिस लॉ। ओके, तो द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड। जो भी लैंड जो है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए दी गई है, वो जो है प्रोहिबिटेड है यूज़ करने के लिए। मतलब वहाँ पे हम कुछ भी दूसरा यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए जो है एक लॉ बनाया गया। फॉर एग्जांपल, परमिशन ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपलसरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। जो भी माइनिंग एक्टिविटीज होती है, मतलब ज़मीन के नीचे से जो भी कुछ निकालना है, और तो ये माइनिंग एक्टिविटी को जो है अगर करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। एनी पर्सन हु डिसओबे दिस लॉ इज एंटाइटल्ड टू इम्प्रिजमेंट फॉर 15 days। ओके, अगर कोई भी पर्सन हो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेता है या फिर वो सुनता नहीं है, तो जो है उसे इम्प्रिजमेंट होती है 15 days की। उसको जो है जेल में बंद किया जाता है 15 दिन के लिए। ओके, ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो है बताता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। सेकंड एक्ट क्या है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट को कंजर्व करने का एक्ट है 1986 का। पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन और इंस्टीट्यूट हार्मिंग द एनवायरमेंट। इसका पर्पज क्या है ये एक्ट बनाने का 1986 का? कि जो है पोल्यूशन को जो है कंट्रोल किया जाए, एंड पनिश द पर्सन। अगर कोई पर्सन अगर लैंड एयर को पोल्यूट कर रहा है और सुन नहीं रहा है, तो उसे जो है उस पर्सन को जो है पनिशमेंट होगी। या फिर उस इंस्टीट्यूट, कोई एक इंस्टीट्यूट है जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, तो उसे जो है पनिशमेंट होगी। एनी पर्सन और फैक्ट्री इज प्रोहिबिटेड बाय दिस एक्ट फ्रॉम रिलीजिंग द पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर बियॉन्ड द परमिसेबल लिमिट। कोई भी पर्सन हो जो फैक्ट्री चला रहा है, तो उसे जो है उस फैक्ट्री से जो भी पोल्यूटेंट्स, मतलब जो भी केमिकल्स उस फैक्ट्री से निकलते हैं, तो एक लिमिट दी गई है कि उतने ही पोल्यूटेंट्स जो है उससे बाहर आने चाहिए एटमॉस्फेयर में। और उससे ज़्यादा अगर पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं तो जो है वो उसे प्रोहिबिटेड किया गया है।
Okay, the person breaching this rule is entitled to either 5 year imprisonment or fine up to ₹1,00,000। और अगर कोई पर्सन ऐसा करता है जो उसको परमिशन मिली है, जिस लिमिट की उसको परमिशन मिली है, उससे ज़्यादा अगर पोल्यूटेंट वो बाहर फैक्ट्री से निकलते हैं उसके फैक्ट्री से, तो उसे जो है 5 साल की जेल है या फिर 1 लाख जो है उसे फाइन है। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज बीन इस्टेब्लिश इन 2010 फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज। और नेशनल ग्रीन, तो इस तरह से जो है ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट जो है 1986 में बनाया गया। ओके, ये समझ में आ गया आपको। Next, let's discussion. Collect the information about चिपको movement and discuss between two groups of your class about its importance in present situation। तो ये चिपको मूवमेंट जो है हमने बहुत पहले सुना है, मतलब इसके अर्लियर क्लासेस में जो है इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। फिर भी अगर इस क्लास में 10th में अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है इसके बारे में, आ भी सकता है, तो आपको इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास में है जो मैं दे रही हूँ। तो 1731 में जो है अमिता देवी विष्णु नाम की एक वुमन थी, तो उसने जो है क्या किया था कि उसके खेजाड़ी गांव में जो है वो जो खेजाड़ी नाम के जो क्या कहते हैं ट्रीज़ है, उसको बचाने के लिए उन्होंने जो है सभी जो ट्रीज़ है उसको जो है हक कर दिया। हक करना यानी उसको चिपक गए थे, मतलब वो ट्रीज़ को बचाने के लिए। तो इसमें जो है उनके साथ में और भी बहुत सारी वुमेन्स थी जो उन्होंने जो है अपनी लाइफ जो उसके लिए सेक्रीफाइस की थी। मतलब वो जो भी लोग आए थे कट करने के लिए झाड़, तो वो जो है पूरे इंतज़ाम के साथ में आए थे, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर हमला भी किया, तो बहुत सारे वुमेन्स की उसमें लाइफ भी जो है चले गई। तो ये जो है एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है जो जिसमें कि एनवायरनमेंट को उन्होंने बचाने की कोशिश की। और ये जो प्लेस है खेजाड़ी, ये जो है राजस्थान में है। ओके, उसके बाद में जो है 1974 में वो हिमालयन एरिया है, तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारे लेडीज़ ने जो है झाड़ों को जो है वैसे ही बचाया था, झाड़ को चिपक कर। तो बहुत सारे जो लोग आए थे झाड़ कटने के लिए, तो उनके सामने जो है उन्होंने ब्रेवरी से जो है उस झाड़ों को जो है चिपक के उस वो झाड़ कट करने से झाड़ों को बचाया उन्होंने। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काम में आएगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट जो है ऑलवेज रिमेंबर, तो एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता था, उसमें बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं। तो उसमें जो है पहला क्लॉज है एज पर क्लॉज 49A। इस लॉ में ये क्लॉज दिए हुए हैं। तो 49A क्या करता है, ट्रेडिंग ऑफ अ रेयर एनिमल हैज बीन कंप्लीटली बैंड। रेयर एनिमल यानी बहुत कम बचे वाले एनिमल्स, मतलब कि एंडेंजर्ड एनिमल, अब जो उनकी संख्या जो है बहुत कम है, जैसे टाइगर है, लायन है, इनकी जो है अभी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे जो एनिमल्स है उनका ट्रेडिंग जो है उसके ऊपर बैन हो गया है। मतलब हम बाकी सभी एनिमल्स को बेच सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेडिंग है ये बहुत ही रेयर है, इसलिए इस पर बैन आ गया है एज पर द क्लॉज 49A। एज पर द क्लॉज 49B, यूज ऑफ आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्किन और ऑर्गन ऑफ अ वाइल्ड एनिमल हैज़ बीन बैंड। तो जो है पहले बहुत सारे आर्टिकल्स जो है बनाए जाते थे एनिमल्स के स्किन से, उनके ऑर्गन से, पर अब जो है उनके स्किन से, ऑर्गन से कोई भी अगर आर्टिकल बनता है तो उस पर बैन है, उनको सजा दी जाएगी। क्लॉज 49B में जो है ऐसा एक जो प्रोविज़न दिया गया है। एज पर क्लॉज 49C, डिस्क्लोजर ऑफ द स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल इज कंपल्सरी। जो भी रेयर वाइल्ड एनिमल्स है, अगर उसके आर्टिफैक्ट अब अगर दिखते हैं तो उन पे बैन है। मतलब पहले जो है
जो बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं उसको, एनिमल्स के सिर है या एनिमल्स के स्किन है, उसको डिस्क्लोज किया जाता था, मतलब उसको संभाल कर रखा जाता था, और वो बताया जाता था लोगों को। लेकिन अब जो है इस पे बैन आ गया है। अब कोई भी वाइल्ड एनिमल को जो है हम मार नहीं सकते हैं। तो अगर रेयर वाइल्ड एनिमल्स को का अगर कोई आर्टिफैक्ट्स लगाता है या रखता है, तो उसको जो है पहले के आर्टिफैक्ट जितने भी है वो भी डिस्क्लोज करना है, और अभी जो हुआ है अभी अगर है तो वो भी जो है उनको डिस्क्लोज करना है, उसका स्टॉक कितना है वो बताना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्लॉज 49C भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। ये एक मैन है जिसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। इनका नाम है जादव मोलाई पायेंग। इज़ अ हाईली कैपेबल पर्सन इन आसाम। ये जो है बहुत कैपेबल पर्सन है आसाम के, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा काम जो है उन्होंने किया है। बॉर्न इन 1963, इनका जन्म हुआ था 1963 को। ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ ईयर 16। वो जब 16 साल के थे तब से जो है फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन द फ्लड ऑफ अ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग इन बाय द विलेज। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारे स्नेक्स जो है वो मर रहे थे, किसमें, फ्लड में। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर से जो फ्लड निकलता था आता था, तो उसमें जो है ये फ्लड जो है पूरे विलेजेस में भी जो है आता था। तो इसमें बहुत सारे स्नेक जो है मर जाते थे। एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स मोलाई प्लांटेड 20 बाम्बू प्लांटलेट्स। तो इसके लिए जो है इन्होंने ये जो जादव मोलाई पॉइंग है, इन्होंने क्या किया कि 20 जो है बाम्बू के जो प्लांट है उन्होंने प्लांट किए, मतलब लगाए। ठीक है, इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड। और 1979 में जो है ये सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक अफॉरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है उस एरिया में जो है शुरू किया, जिसमें कि उन्होंने 200 हेक्टर्स लैंड पे जो है बहुत सारे झाड़ लगाए। तो मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वेयर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। तो मोलाई जो है ये भी जो है उस प्रोजेक्ट का पार्ट थे, जो वो ये जो काम हो रहा था वो देख रहे थे, उसमें काम कर रहे थे। सो मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मोलाई ने क्या किया कि ये प्रोजेक्ट जो है 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड में ही बनाना करना था, उतने ही झाड़ लगाने थे, लेकिन मोलाई ने कंटिन्यू जो है प्लांटेशन करते गए। मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में भी जो है उन्होंने वो ट्री लगाना जो है नहीं छोड़ा। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यू वर्क ऑफ अ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्री, द बैरन एरिया विटनेसेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स। और जब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इनके कंटिन्यूस प्लांटिंग की वजह से और उस प्लांट के केयर करने की वजह से, सिर्फ प्लांट नहीं लगाया तो उस सभी प्लांट्स की जो है उन्होंने बहुत अच्छे से केयर की। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1360 एकर्स में जो है उन्होंने पूरा जो एरिया जो है कवर कर दिया फॉरेस्ट से। ओके, तो इसके लिए जो है today this jungle is Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of the hard work for 30 years। और ये जो प्लेस है, ये 1360 एकर्स में जो उन्होंने जो प्लांटेशन किया, ये जो है जंगल कहाँ पर है, कोकिलामुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में ये कोकिलामुख नाम का प्लेस है, वहाँ पे है। तो ये जो है ये जो भी जगह है इसमें
जो जाधव मोलाई पाएंगे ने 30 ईयर्स तक काम किया है, 30 ईयर्स तक वो प्लांटिंग करते रहे। ओके, ही हैज़ बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इनको जो है बहुत बड़ा सम्मान मिला पद्मश्री का, गवर्नमेंट ने दिया इन्हें। नाउ इट इज़ वेल नोन एज मोलाई जंगल, और उस एरिया को आज भी जो है मोलाई जंगल के नाम से पहचाना जाता है। मेनी पीपल्स कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, बट अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन इस्टेब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। अगर जंगल को कट करना है तो बहुत सारे लोग आएंगे सामने, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन फॉरेस्ट को बनाना जो है किसी एक ही पर्सन का काम है, जिसमें कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए, उतना जो है उसमें वो करने का जज्बा जो है वो होना चाहिए। तो वही जो आदमी है वो फॉरेस्ट, न्यू फॉरेस्ट जो है तैयार कर सकता है, और ऐसे जो ये जाधव मोलाई पाएंगे थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। नेक्स्ट वी सी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल को बचाना है, एंड बायोडाइवर्सिटी को भी जो है, एनवायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी को भी जो है बचाना है। बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारी जो प्लांट है, एनिमल्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको जो है उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स की और प्लांट्स की भी जो बहुत सारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाना है। ठीक है, तो मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एन एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। ओके, हैव यू सीन सम एग्जांपल ऑफ दिस इन योर एरिया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे एरिया में भी जो दिखते हैं। तो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जो है इफ़ेक्ट होता है। मतलब एक आधी इंडस्ट्री है हमारे एरिया में, तो उस इंडस्ट्री के आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर उस इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन का इतना इफ़ेक्ट होता है कि वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनको पानी ठीक से नहीं मिलता है, क्योंकि वो इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वहाँ के नदियों में जाता है, और वही पानी जो है वो लोग पीते हैं, तो उसका असर जो है उनके ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो है, अब ट्रीज़ पे भी, आसपास के ट्रीज़ पे भी जो है उसका असर होता है, लैंड पे असर होता है, एक्वेटिक एनिमल्स पे असर होता है। ये हम जो है ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो है हम दे सकते हैं। सो आवर लिविंग वर्ड्स हैड बीन रिचली डाइवर्स। हमारा लिविंग वर्ड जो है बहुत डाइवर्स है, मतलब उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है। इट कंसिस्ट ऑफ वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और उसमें जो है वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स है, वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स है। मतलब प्लांट की डाइवर्सिटी अगर हम देखेंगे तो छोटे से प्लांट से लेके तो बहुत बड़े बड़े प्लांट तक हम देखेंगे। देन उसमें भी जो है ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी है, और बहुत सारे कलरफुल प्लांट्स है। तो अलग अलग वेराइटीज़ जो है हमें प्लांट में मिलती है। देन एनिमल्स जो है, एनिमल्स भी बहुत छोटे एनिमल से लेके बहुत बड़े बड़े एनिमल्स है, जैसे व्हेल है, व्हेल जैसे, मतलब वो हमको भी खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स की वेराइटीज़ मिलती हैं। जैसे एक एनिमल है तो उसके भी बहुत सारे स्पेसीज हमको मिलते हैं। मतलब एक आधी अगर क्या बोलते हैं उसे, काऊ है, तो काऊ के भी जो है हमें बहुत अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है, और उनके भी ग्रुप्स जो है पनपते हैं। देन वैसे ही जो है प्लांट्स भी जो है एक ही प्लांट है लेकिन उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ जो है हमें मिलती हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ की बहुत सारी वेराइटीज़ हमें मिलती हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके अलग अलग वेराइटीज़, अलग अलग स्पेसीज है इसके। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी जो है, वेराइटीज जो है हमको देखने को मिलती है। हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट which we had listened from our earlier generation.
तो वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम अवर अर्लियर जनरेशन। तो अभी जो हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स जो है कम हो चुके हैं। मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनगिनत एनिमल्स को जो देखा है, आज जो है वो उनकी संख्या बहुत सारी कम हो गई, कुछ तो जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम ही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पेसीज। अब बायोडाइवर्सिटी जो है, मतलब ये लिविंग वर्ड्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब एनिमल्स है, प्लांट्स है, इसकी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी, उसके अलग अलग स्पेसीज जो है, उसकी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, यही जो है हमारा रिचनेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन जो हमारे नेचर में है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जिसकी वजह से जो है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हमको देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको मालूम है इकोसिस्टम कैसे बनती है? बायोटिक और अबायोटिक जो भी फैक्टर्स है उससे मिलकर इकोसिस्टम बनती है। बायोटिक और अबायोटिक जो है जो भी फैक्टर्स है वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक में से रिलेशन, उनका रिलेशन होता है। एंड जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ स्पेसिस, और बहुत सारा जेनेटिक वेरिएशंस भी जो है स्पेसिस में हमको देखने को मिलता है। जेनेटिक वेरिएशंस यानी मतलब अगर हमारे फादर है और हम है, तो हम में और हमारे फादर में जो है कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस दिखते हैं। तो ये चेंजेस कैसे आते हैं? जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से आते हैं। मतलब एग्जैक्टली मदर फादर के जैसे हम नहीं दिखते, हम कुछ अलग होते हैं। तो हम हर एक मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो है वो अलग अलग दिखता है। तो ह्यूमंस में ही बहुत सारी स्पेसीज वेरिएशंस जो है हमको दिखते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल। अब बायोडाइवर्सिटी जो है 3 डिफरेंट लेवल पर होती है। वो कैसे? देखो, फर्स्ट है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में मतलब जीन्स में जो भी वेरिएशन होता है, उससे जो डाइवर्सिटी आती है उसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलेंगे। ऑकरेंस ऑफ अ डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सेम स्पेसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब एक सेम स्पेसीज है, जैसे ह्यूमन बीइंग ही लेंगे हम सेम स्पेसीज है, लेकिन हमें भी जो है बहुत सारी वेराइटीज दिखती है। मतलब हम एग्जैक्ट हमारे फादर मदर के जैसे नहीं दिखते, हम अलग अलग दिखते हैं। तो ये कैसे होता है? जेनेटिक जो है चेंजेस की वजह से होता है। मतलब हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है, तो उसकी वजह से जो है ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चा है वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो हाँ, ये जो डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म में दिखती है, वो जो है यही डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अलग अलग है। पॉसिबिलिटीज ऑफ अ वाइपिंग आउट द स्पेसीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर ये स्पेसीज कम हो रही है, अगर ये जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, मतलब एक ही स्पेसीज के अलग अलग जो डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग जो है स्पेसीज देख रहे हैं, तो ये अगर कोई स्पेसीज कम हो रहा है, तो उसका भी जो कारण है कि उसका इन्वॉल्वमेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कम हो रहा है, और उसकी वजह से जो है कुछ स्पेसीज जो है कम होते हुए दिख रही हैं। सो नेक्स्ट इज द स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी, इन्यूमरेबल स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स इन द नेचर। तो नेचर में जो है बहुत अनगिनत स्पेसीज है ऑर्गेनिजम्स के, वो है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द स्पेसीज डाइवर्सिटी।
तो इसे क्या कहेंगे हम, स्पेसीज डाइवर्सिटी। मतलब एक ही एनिमल है लेकिन उसके बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, अलग अलग वेराइटीज़, उनके मतलब ये जो वेराइटीज़ है उसे हम स्पेसीज बोलेंगे। और ये स्पेसीज जो है इनके अलग अलग ग्रुप्स है। ओके, तो ये जो डाइवर्सिटी है स्पेसीज की, इसे हम क्या कहेंगे, स्पेसीज डाइवर्सिटी। ओके, सो स्पेसीज डाइवर्सिटी इंक्लूडेड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। अब ये जो स्पेसीज डाइवर्सिटी है हमको किस में मिलती है, प्लांट्स में भी मिलती है, एनिमल्स में भी मिलती है और माइक्रोब्स में भी मिलती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। तो हर एक रीजन जो है हमारा, मतलब इंडिया में लेंगे या फिर कोई दूसरी कंट्री है उसमें लेंगे, तो अलग अलग एरिया में जो है, अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग इकोसिस्टम्स होता है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो है अलग अलग रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम क्या है आपको मालूम है, बायोटिक और अबायोटिक जो है फैक्टर्स है। बायोटिक यानी लिविंग और लिविंग थिंग्स, और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, इनका जो है इंटर रिलेशंस जो है वही जो है इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम जो है हर एक रीजन में अलग अलग होती है, बहुत सारी होती है। तो इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। और ये जो इंटरेक्शंस है जो प्लांट का है, एनिमल्स का है, उनकी हैबिटेट है, उनके एंड चेंजेस इन और एनवायरमेंटल चेंजेस जो हर एक एरिया में होता है, उसकी वजह से तो ये जो फैक्टर्स है ये इंटरेक्ट करते हैं। ओके, ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। तो ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर। हर एक इकोसिस्टम के जो है अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। वहाँ के एनिमल्स के अलग कैरेक्टर्स है, वहाँ के प्लांट्स के अलग कैरेक्टर्स है, वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या फिर अबायोटिक फैक्टर्स भी जो वहाँ पर है उसके जो है अलग अलग कैरेक्टर्स है हर एक इकोसिस्टम्स के। इकोसिस्टम्स आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, एट आर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब इकोसिस्टम्स भी है दो टाइप्स के हैं, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। नेचुरल इकोसिस्टम्स जो है जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, ये जो हमें नेचर से मिल रहा है। और आर्टिफिशियल्स जो है हम खुद जो है तैयार कर रहे हैं, मतलब मैन मेड है, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है। तो ये आर्टिफिशियल्स जो है इकोसिस्टम है। तो ये दो टाइप के सिस्टम है, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, you understood that? Next, there should be positive attitude of a human being towards the environment for welfare of a entire living world। तो हमें जो है ह्यूमन बीइंग जो है एनवायरमेंट को अगर बचाना है तो हमें पॉजिटिव जो है एटीट्यूड रखना पड़ेगा। ह्यूमन बीइंग को जो है अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा तो हमारा एनवायरनमेंट जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसके लिए हमको जो है पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी। किसके लिए? हमारे एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए, हमारे एंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए जो है हमें पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखकर काम करना पड़ेगा, तभी जो है एनवायरनमेंट हमारा बच सकता है। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग रूल्स आर इम्पोर्टेंट। और उसके लिए जो है कुछ रोल जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। यू कैन बी कंजर्वेटर, मतलब हमको क्या बनना पड़ेगा? कंजर्वेटर बनना पड़ेगा। हमको जो भी एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है उसको बचाना पड़ेगा, मतलब उसको कंजर्व करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा हमें, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करने पड़ेंगे जो वो क्या काम करेगा? एनवायरमेंटल को बचाने का ही काम करेगा। देन गाइड, हमें जिनको भी अगर एनवायरनमेंट को बचाने के बारे में कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको जाके समझाना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाना चाहिए। उनको गाइड करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें क्या करना है। प्लांट फ्रेंड या फिर हमें
प्लांट को फ्रेंड बनाना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट जो है बच सके। ठीक है, हर एक को एक प्लांट भी अगर उसने लगाया और उसकी केयर की, और उसे अच्छे से बढ़ाया, तो भी जो है हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकेंगे। ठीक है। डिस्क्राइब अबाउट द रोल यू विश टू परफॉर्म एंड योर प्लान्स फॉर दैट रोल। तो इसके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब जैसे कि प्लास्टिक का यूज़ जो है उसको कम कर सकते हैं हम। प्लांटेशन कर सकते हैं। हर एक स्कूल के अगर हर एक बच्चे ने एक एक प्लांट अगर बचाया, लगाया, उसकी केयर की, तभी जो है वो एनवायरनमेंट को जो है हार्म होने से बचा सकता है। तो ये सब काम जो है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैक्रेड ग्रोव्स। द सैक्रेड ग्रोव्स यानी क्या है, ये पवित्र वर्क बोला जाता है इसे, एक पवित्र काम। सो द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड। फॉरेस्ट को भी जो है कंजर्व करना है तो गॉड के नाम से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि गॉड को सब लोग जो है डरते हैं। एंड कंसिडर्स टू बी सैक्रेड इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रोव। और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उसको अगर किसी गॉड का नाम दिया जाए, तो ये एक पवित्र वर्क होगा, और जिससे कि लोग डरेंगे और जो है जंगल कटाई नहीं करेंगे, झाड़ को कट नहीं करेंगे। सो देयर आर इन फैक्ट सेंचुरीज कंजर्व बाय द सोसाइटी एंड नॉट बाय द गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो इस तरह से जो है लोगों ने उस फॉरेस्ट को जो एक गॉड का नाम देके जो है एक सेंचुरीज तक बनाई है। सेंचुरीज बना के जो है बहुत सारे एनिमल्स को, प्लांट को जो है उन्होंने बचाया है। तो ये काम किसने किया है? पीपल्स ने किया है, नॉट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। सो एज इट हैज़ बीन कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड, इट हैज़ स्पेशल प्रोटेक्शन। तो ये जो भी जंगल है या जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, इनको बचाने का काम जो है गॉड के नाम से किया गया है, तो इसको जो है एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से, गॉड की वजह से। सो दिस clusters of a thick forest are present not only in western घाट of India but in the entire country। तो इस तरह से जो है गॉड के नाम से जो है जो भी जंगल को बचाया गया है, तो ये काम जो है सिर्फ वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में ही नहीं हुआ है, तो ये एंटायर कंट्री में जो है हर एक अलग अलग जगह पे जो है किया गया है। मोर देन 30,000 sacred groves have बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। और ऐसे जो है 30,000 सैक्रेड ग्रूव्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं इंडिया में। इतने सारे जगह पे जो है गॉड के नाम से जो है जंगल को बचाया गया है। वेयर आर सच सैक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र। सो वेयर आर सच सैक्रेड ग्रोव्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ये जो सैक्रेड ग्रोव्स है कहाँ कहाँ पर है, इसको हमको फाइंड आउट करना है और उसकी एक जो है लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम ये पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है इस लेसन का ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है राजश्री क्लासेस को, और जो है बेल बटन को भी क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। इसका भी जो है लास्ट पार्ट वो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी जो है, साइंस के सभी जो है लेसन्स जो है आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।